एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग एक महामैराथन लेने वाले हैं जिसमें 2019 में सीटेट में एसएसटी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पूरे 60 क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं होगा आपको। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मीडियम वाले इन क्लासेस को बहुत इत्मीनान से देख सकते हैं। हमारे समझाने का तरीका हिंदी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 200 MCQ सॉल्व कराए हुए हैं हिस्ट्री सेगमेंट के, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। शुरू करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो हाइप करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। वैसे तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। नहीं जानते तो हमारा जो पॉलिटी वाला वीडियो है उसको देखिए। हमने मतलब कि सीटेट को ही टारगेट करते हुए इसको पढ़ाया है। उसे में ये जो है आपको जो एथेनियन लोकतंत्र है वो भी देखने को मिलने वाला है। चलिए ऑप्शंस देखिए। कह रहे हैं कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं हुआ करते थे। ठीक है। फिर देखिए दूसरा, कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित हुआ करते थे। और लास्ट है कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से मतलब कि होती थी या उसके माध्यम से की जाती थी। तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो उत्तर है वो देखिए कि पहला वाला जो विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। सारे जो है आंसर्स आपको जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आती है उससे मैच करके बताए गए हैं, तो इस वजह से इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि कोई मिसमैच तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए जो एथेनियन डेमोक्रेसी है उसमें क्या व्यवस्था थी, तो उसमें ये सारी व्यवस्था थी कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित जो सभाएं थी उसमें सभी मतलब कि ऑल जो नागरिक हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट करते थे। और कई पद ऐसे थे जिन पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। किंतु जो हमारा पहला वाला विकल्प है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों पर महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं हुआ करते थे, तो यही वाला गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि महिलाओं को जो नागरिकता है ना वो मतलब प्राप्त ही नहीं हुई थी, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसी वजह से उत्तर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे कौन सा गलत है यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है यही पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हिंदी इंग्लिश का इशू नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वॉज समुद्रगुप्ताज पॉलिसी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पंथ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो उनमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। देख लेते हैं कि कौन सी नीति दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी जो समुद्रगुप्त थे उनके द्वारा अपनाई गई। ऑप्शंस देखिए कि उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया। दूसरा, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करवाया। तीसरा, वे उपहार लाया करते थे, उनके आदेश का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। और चौथा है कि इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दक्षिणापथ के शासकों के लिए समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी वो क्या थी कि दक्षिणापथ के शासक जो थे उन लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, और जो मतलब कि समुद्रगुप्त थे उन्होंने भैया कहा कि ठीक है आप अपना राज्यभार संभालें, लेकिन यही है कि आप हमारे अधीन रह करके राज्यभार संभालेंगे। ठीक है। यानी कि स्वतंत्र सत्ता आपकी नहीं होगी। तो दक्षिणापथ के लिए जो नीति थी वो इनकी ये वाली थी। ठीक है। अब देखेंगे जब समुद्रगुप्त वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िए, हमने हिस्ट्री में कंप्लीट कराया है, तो उसमें आपको 3 तरह की इनकी नीतियां 3 तरह के शासकों के लिए दिखाई गई हैं। वो सब आपके काम की चीजें हैं, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं रखेंगे वरना वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएंगे। देखिए आपके पास ना एक साइड आर्ट का जो फॉर्म है वो दिया गया है और दूसरे साइड में उनका क्या दिया गया है, दूसरी साइड में उनकी नामावली दी गई है। ठीक है। मैच करना है आपको, थोड़ा सा स्क्रीन में इशू है इस वजह से हम छोटा कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से कला के रूप दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि कला की वो तकनीक जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। आपको मैच करना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है। दूसरा, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तीसरा कह रहे हैं कि भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती हुई चित्रकला। चौथा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली
चित्रकला, ठीक है। और हमारे पास नामावली में क्या क्या दिए हैं, नयनाभिराम, दूसरा है रूप चित्रण, तीसरा है इतिहास चित्रण और चौथा है तैल चित्रकला या तैल चित्रकला, सॉरी चित्रकला नहीं चित्रकला। तो चलिए इसको हम लोग मैच कर लेंगे, देखिए क्या इसका जो है सही मैच हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसका जो सही मैच है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, यानी कि 4 1 2 3, अर्थात जो पहली मतलब की कला दी गई है ना, कि कला की वो तकनीक जो असली जैसे तस्वीर को बनाने में सहायक थी, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था तैल चित्रकला अर्थात ऑयल पेंटिंग, ठीक है। तो क्या कहते थे इसको कहते थे ऑयल पेंटिंग। भारतीय भूदृश्यों को अनछुआ या अनूठा दिखाया जाता था, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे नयनाभिराम, ठीक है। तीसरे में है कि भारत में जो यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली या धन संपदा या रौब दौब दर्शाती हुई चित्रकला थी, उसको क्या कहते थे। तो देखिए इसको देख करके ही समझ आ जाना चाहिए कि रौब दौब जो है वो दर्शा रही है और भारतीयों की जीवन शैली को बता रही है, तो इसका मतलब है कि रूप चित्रण हो जाएगा। और लास्ट में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय को जो मतलब दर्शाती हुई चित्रकला थी, उसको कहते थे इतिहास चित्रकला, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाना है, एक मतलब कि 4 1 2 3 ऑप्शन 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराए हैं। क्लास 8 की जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर के उन्होंने कैसे यहाँ पे अपना जो सत्ता है वो स्थापित किया, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री है वहाँ मिलेगी। तो इसको जरूर देखिए, बहुत काम की है वो एनसीईआरटी। तो इसका उत्तर देखिए, ऑप्शंस क्या है, सूरत, नागपुर या कलकत्ता। नागपुर, मदुरई, दिल्ली, तो दिल्ली तो नहीं होगा। पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो इसका जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि दिल्ली तो इसमें होना ही नहीं है, तो दिल्ली जहाँ जहाँ है वो तो वैसे ही कट गया, तो 2 ऑप्शन तो निपट ही गए। मद्रास, सूरत और कलकत्ता, और पुणे, मद्रास, कलकत्ता, इन्हीं में आपको कन्फ्यूजन होगा कि सूरत और पुणे में कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उत्तर बताते चलते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, अर्थात सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। तो उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35 नंबर का। कह रहे हैं कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बौद्ध महायान क्या है, तो ये जो बौद्ध धर्म था ना, उसकी एक शाखा है, मतलब कि महायान और हीनयान, 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। तो जो हमारा महायान शाखा है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। तो महायान के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास जो है वो समाहित हुआ। ऑप्शंस देखिए कि ए सही है, बी गलत है। दूसरे में कह रहे हैं ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पहला वाला कि ए गलत है, बी सही है। क्यों ए गलत है, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के महायान जो रूप है इसमें बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से जो है बताई गई। तो नहीं, जो हीनयान है ना उसमें बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है। दूसरा वाला एकदम सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी ब्रिटिश प्रणाली, जब ब्रिटिश भारत देश में शासन कर रहे थे उस टाइम से बना हुआ क्वेश्चन है, क्लास 8 की एनसीईआरटी से बना है। कह रहे हैं कि महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये भू राजस्व व्यवस्था थी महालवारी और रैयतवाड़ी, उससे मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि जो महालवाड़ी प्रथा है वो बंगाल के प्रेसिडेंसी में लागू थी, जबकि जो रैयतवाड़ी है वो दक्षिण भारत में, यानी कि वो इलाके जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे दक्षिण भारत में, वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता हुआ करता था। तो रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब होता है गांव। तो इस वजह से आप देखिए तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, ठीक है। पहले वाले में ही जो है आपको देखना चाहिए कि पहला वाला ठीक है कि नहीं। तो आप देखें पहला वाला जो विकल्प है वो भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जो महालवाड़ी है ये मतलब की व्यवस्था कहाँ पे थी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में,
और उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जबकि जो रैयतवाड़ी है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आने वाले दक्षिण भारतीय जो राज्य थे वहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई थी। और महालवाड़ी में क्या होता था कि गांव का एक मुखिया ही पूरे गांव से जो है जो टैक्स वगैरह होता था उसको वसूल करता था और उसको ब्रिटिशर्स को दे देता था। जबकि रैयतवाड़ी में, रैयत मतलब होता है किसान, तो किसानों के साथ डायरेक्ट समझौता हुआ करता था, तो जो रैयत है यानी कि किसान है वो खुद ही अपना राजस्व वगैरह पे किया करते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है और जो है मतलब कि एकदम सही है। ठीक, तो ए भी सही है, बी भी सही है और एकदम मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या है, कहाँ पे लागू है, तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से इसमें सही बताई गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। कह रहे हैं कि ऑप्शंस देखिए, खानकाह, ईदगाह या गुलफराशा या फिर दरगाह। तो देखिए जो सूफी संत के मकबरे थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए तो 4 जो है एकदम सही हो जाएगा, यानी कि चौथा, यानी कि दरगाह कहा करते थे। तो सूफी संतों की दरगाह पे लोग जाया करते हैं चादर चढ़ाने, तो वही है कि उनके मकबरे वहां पे रहते हैं और वहीं पे लोग जाते हैं चादर चढ़ाने, तो वो दरगाह है। ठीक है, ईदगाह तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, ये भी मैंने करवाया तो मैंने सभी कुछ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो 11वीं शताब्दी में किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये यूपी पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है ना उसने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर पढ़ें। तो चलिए देखेंगे, रामानुज विशिष्ट है। मैंने ऐसे करके एक ट्रिक्स के माध्यम से याद कर रखा है कि रामानुज विशिष्ट है, इससे हमें कंफर्म रहता है कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है ना वो रामानुज का है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, यानी कि रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। कब? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में आपको ए और बी कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखेंगे। तो कह रहे हैं कि यह एक फौजदारी अदालत थी। दूसरा कह रहे हैं यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शंस क्या हैं कि ए सही है, बी गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि ए गलत है, बी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि ए बी दोनों सही है। चौथा कह रहे हैं कि दोनों ही गलत है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो रॉन्ग है और दूसरा वाला सही है। अर्थात ये एक फौजदारी अदालत नहीं थी, ये एक दीवानी अदालत थी और या ये जो यूरोपियन जिलाधीश है ना इनकी अध्यक्षता में ये मामले देखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति किया करती थी, तो नहीं। किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहा करते थे, ये एकदम सही बात है। वो स्थान जहां विभिन्न उत्पादक केंद्रों के माल को बेचा जाता था, नहीं। महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, नहीं। देखिए आप इसका उत्तर जो है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैरिसन नगर से अभिप्राय है कि किले बंद बसाओ जहां पे सैनिकों का आवास था, यानी कि सैनिक जहां पे अपना बसेरा डालते थे। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि एक अभिकथन ए है, दूसरा कारण आर है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जब लंदन में अपराह्न यानी कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है वो आ गया है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। कारण क्या है कि भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखिए कहीं ना दूसरा वाला जो कारण है ना वो एकदम सही बात है कि भारत जो है ना वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री जो देशांतर है, मतलब कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम लोग घड़ी देखते हैं उसमें आपको GMT प्लस 5.5 घंटे इस तरह से लिखा रहता है। आपने कभी घड़ी अगर देखा होगा क्लॉक में जो हमारे मोबाइल वगैरह में रहती है तो उसमें आपने जरूर देखा होगा, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेंगे।
तो जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, एकदम सही बात है। 2 में अगर आप 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, 7:30 घंटे, मतलब कि 7:30 बज जाएंगे। सपोज दैट 2 बजे हैं आपके यहाँ, आप उसमें मतलब कि 5.5 घंटे जोड़ के देखिए तो क्या हो जाएगा, 7:30 ही तो हो जाएंगे ना। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा कि भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो ये बात भी मैंने आपको बता ही दी कि GMT +5:30 जो है आपको दिखाता है फोन में। तो ये दोनों बातें सही है। और देखिए कि भारत जो है ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इसी वजह से 5.5 घंटे यहाँ का समय आगे होता है। यही तो कारण है ना कि जब लंदन में 2 बजे होंगे तो भारत देश में 7:30 बजेगा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो आर है ना इसकी सही व्याख्या, मतलब आर जो है ना वो सही व्याख्या भी है एक ही। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए विचार कर लेंगे। कह रहे हैं कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो सही बात है, आप देखें कि रूस हो, फ्रांस, ये लोग जो है एक से अधिक मानक समय अपनाए हुए हैं। दूसरा, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, तो कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है, तो सही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि चारों के मतलब 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन 4 जो है वो एकदम सही हो जाएगा। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो वो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ाया हुआ है अपने इसी चैनल पे, तो चलिए फिलहाल के लिए फिर से देख लेंगे। तो देखिए ये सब आपको सामने दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूंगी क्योंकि अगर एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो आप देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना उसकी जो वायुमंडल की परतें हैं उन्हें हम 4 से मतलब कि कभी कभी 5 कभी कभी 4 इतने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि 5 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कितने भाग दिए गए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 भी दिए हैं, तो हम लोग पाँचों को देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगा केवल 4 ही दिए हुए हैं। तो देखिए हम लोग 5 परतों में बांट करके पढ़ते हैं, और वो 5 परत कौन सी है, तो सबसे निचली जो परत है ना, आपको ऐसे करके फिगर में बता दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो ये आप इसको ना लेयर्स में बांट लीजिए। सपोज दैट ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है। आगे पर आप सबसे निचली लेयर देखेंगे ना, यानी कि सबसे जो निचली परत है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है, और हमसे कह रहे हैं कि शुरू से सतह से ही शुरू करना है, अर्थात सबसे निचली जो परत है वो है हमारी ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले आना चाहिए, और देखिए कि क्षोभ मंडल सबसे पहले केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको जानने की और जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है तो आप इसका उत्तर आसानी से निकाल ले जाते कि उस जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम लोग देख लेंगे कि पांचों परत कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल, और तीसरी परत है हमारी मेसोस्फियर अर्थात मध्यमंडल। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीसरी परत देखा मेसोस्फियर है। चौथी परत हो जाएगी थर्मोस्फियर अर्थात बाह्य वायुमंडल, और पांचवी परत जो है वो हो जाएगी हमारी एग्जोस मंडल अर्थात बहिर्मंडल। और ये जो चौथी परत यहाँ पे बाह्य वायुमंडल दी गई है ना, इसी को हम लोग आयन मंडल भी कह देते हैं। तो आयन मंडल जो है ना वो इसी बाह्य वायुमंडल का हिस्सा होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है, अर्थात जो ऋतुएं आप देखते हैं सर्दी, गर्मी, बसंत, बारिश, तो ये सब किसके वजह से होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं आपसे कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो हमसे क्या करें कि कौन से कारण है जिसके कारण से ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया ऑप्शन 3 वाला, अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना। तो अगर आपको वो एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका हुआ होना ना भी पता हो तब भी ये जरूर पता होना चाहिए कि जो मतलब पृथ्वी है ना उसका जो परिक्रमण है ना उसी की वजह से
ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से दिन और रात का होना होता है, ठीक है। तो जो रिवोल्यूशन है ना, पृथ्वी का रिवोल्यूशन जो है, इसी के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की गतियां हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो अब यहाँ ये वाला टॉपिक देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है या संगठक है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है वो हो जाता है नाइट्रोजन। तो कहाँ पे है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 अर्थात नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा कुल मिला के पूछ रहे थे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तो वो है हमारी नाइट्रोजन। मतलब कि ऑलमोस्ट 78% के आसपास पाई जाती है। देन ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और कभी कभी पूछ ही लेते हैं कि चलो 4-5 क्रम में बताओ, तो हम लोग देखेंगे ही कि सबसे ज्यादा कौन, हालांकि हमने जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये सब करवाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये भी क्लास 7th का है, क्लास 7th का चैप्टर 6 के आसपास है, जिसमें महासागरीय धाराओं के बारे में बातचीत की गई है। तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि जो ठंडी धाराएं हैं ना, वो ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो जो ठंडी धाराएं हैं उनके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि लैब्राडोर एक गर्म जल धारा है। फिर आप देखें तीसरे में है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए ये तीसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही बात है, यानी कि जहां पर भी एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलेगी वो स्थान जो है ना वो मस्त, मतलब वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो मत्स्य का जो उत्पादन है या ये कहें कि मत्स्यन क्षेत्र वो बन जाता है। वहां पे मछुआरे जाकर के बहुत ही ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ सकते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। तो देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि दोनों में ही तीसरा नहीं था। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, आप ए या बी, दो में से कोई एक ही सही होगा, देख लीजिए। तो आप देखिए क्या लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है या फिर गर्म। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैब्राडोर भैया कहीं से कहाँ तक गर्म जलधारा नहीं है, लैब्राडोर तो एक ठंडी जलधारा है। इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी जहां है काट दीजिए, उत्तर हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि ठंडी धाराएं जो है ना वो ध्रुवीय, मतलब कि ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो जब आप पृथ्वी को देखेंगे ना तो आपको जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे पृथ्वी को हम कई मतलब की रेखाओं में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सबसे बीचों बीच से जो गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कह देते हैं, अर्थात 0 डिग्री। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे आ जाती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पे आ जाती है मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आ जाता है हमारा आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण में आ जाता है अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही हम लोग जो है इसको ताप कटिबंध या पेटियों में बांटते हैं। तो सबसे ये जो है गर्म पेटी होती है, उसके ऊपर ठंडी, फिर गर्म, फिर ठंडी। तो इसी तरह से आप देखें कि जो ध्रुव है यहाँ पे किस तरह की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो धाराएं हैं, ठंडी धाराएं ध्रुवों अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले आती हैं। तो ये बात सही है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो मैप वगैरह के माध्यम से, फिगर वगैरह के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। अभी हम आपको केवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आंसर बताते हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें हम दे भी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या फिर तटबंध। तो ये वाले एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाई है उसमें हमने ये वाला टॉपिक कवर करवाया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हिमनद के निक्षेपण से बनता है उसको हम कह देते हैं हिमोड़, ठीक है। उत्तर जो है विकल्प 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कि ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। अभी हाँ, मैंने जो अभी आपको एक चित्र बना के दिखाया था ना कि हम मतलब कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये भैया इसके नॉर्थ वाला जो रीजन है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, साउथ वाला जो रीजन है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि वह वनस्पति जो उत्तरी गोलार्ध के कहाँ से, तो 50 से 70 डिग्री के मध्य अर्थात आर्कटिक वृत्त
के थोड़ा सा ऊपर और जो हमारा मतलब कर्क रेखा है उसके ऊपर से लेकर के आर्कटिक वृत्त के थोड़ा ऊपर तक पाई जाती है। यानी चूंकि आर्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री के पास आता है, तो इस वजह से कह रहे हैं। तो आप देखिए कि इसको हम क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लूं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बताने के चक्कर में। तो कह रहे हैं कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री के आसपास पाई जाती है और इसे टैगा के क्षेत्र से मतलब टैगा के नाम से जाना जाता है। तो टैगा क्षेत्र और टुंड्रा क्षेत्र, यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु और यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं टैगा और टुंड्रा से। ठीक है, तो इस बार टैगा से पूछ लिया है। तो चलिए देख लेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ना शंकुधारी वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टैगा वन होते हैं इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के जो पेड़ होते हैं, इस तरह के जो वन वाले पेड़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं शंकुधारी वन या शंकुधारी पेड़। और आप देखिए कि ये कहाँ पे मिलते हैं, तो यह वनस्पति उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य पाई जाती है और इसको किस नाम से कहते हैं, टैगा भी कहते हैं और शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा जो बनाया गया बेसिन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा मतलब कि गोखुर लेक या गोखुर झील, तो वही बात है। ऑक्सबो लेक का मतलब होता है गोखुर झील। तो कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक या चाप झील जो है वो चिन्हित है। दूसरा कह रहे हैं मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तो गंगा के मैदानों में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, बात तो ठीक है। देखिए ना, हम लोग उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा घना बसा है अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो क्यों है, क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिल जाता है। कह रहे हैं कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और लास्ट है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती। अरे भैया अरे यही गलत है। आप देखिए हमारे यहाँ कहीं पर भी ये जो मतलब कि स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन है ये नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, तो ये जो कर्तन और दहन कृषि है ना, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है मिजोरम साइड वाला, वहाँ पे होता है। वहाँ की फेमस ये विधि है। मेघालय हो गया और जो हमारा मिजोरम है अर्थात नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। होता और भी जगह है जहाँ पे भी आदिवासी लोग हैं वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन ना जो मतलब ईवीएस वाला सेक्शन होता है उसमें भी बनता है। कह रहे हैं कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पहला, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। दूसरा, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा, ये सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। लास्ट है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो जाहिर सी बात है उत्तर 4 हो जाएगा। अर्थात एक इसका क्वेश्चन ना इस तरह से ज़्यादा पूछता है कि एक मतलब कि जो मृत सागर है ना उसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, तो उसका कारण यही है कि वहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और नमक की मात्रा की अधिकता जो है ये सागर को क्या बनाती है, डेंस बनाती है अर्थात सघन बनाती है। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति जो डेड सी है उसमें डूबता नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और 2024 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, लेकिन कहाँ पूछा गया था, तो जो हमारा ईवीएस वाला सेगमेंट है ना पेपर 1 में, वहाँ पूछा गया। कह रहे हैं कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। जब भी आपको सीटेट जैसे एग्जाम में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिले जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम शब्द यूज किया गया हो, जैसे कि केवल, ठीक है, ये जो केवल शब्द है ना ये एक एक्सट्रीम शब्द है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ये दिखता है तो आप समझ लीजिए कि 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, वहीं दूसरा देखिए कह रहे हैं कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। विकल्प ए में कह रहे हैं कि ए सही है, बी गलत है। दूसरा कह रहे हैं ए गलत है, बी सही है। तीसरे में है ए और बी दोनों सही है और चौथे में कह रहे हैं ए और बी दोनों गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ए भी गलत है, बी भी गलत है। अगर हम इसकी डिटेल में व्याख्या देखें तो आपको समझ आएगा। व्याख्या हमने लिख के रखी हुई है, खुद से टाइप किया है।
पहले तो ये देखिए मैंने पीडीएफ में ना जो आंसर की है वो भी डाल दिया हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना होने पाए। आप क्वेश्चंस देखिए, आंसर की से आंसर देखिए, और उसके बाद हमने ये देखिए व्याख्या वगैरह भी लिख के दे दी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहते हैं तो देखिए अगर हम लोग देखें तो जो हमारी भूमि है ना उसका उपयोग केवल कृषि यानी खेती और जंगल के लिए ही नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप देखिए इसी में जो है मतलब जो हम लोग भूमि है इसी को तो अपने आवास के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मतलब अपना जो आवास है वो आसमान में बनाने जाते हैं। तो अब देखिए आवास निर्माण यानी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए होता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हम लोग यही यूज़ करते हैं ज़मीन को ही। जो माइनिंग्स होती हैं वो भी ज़मीन से ही होती हैं। जो हम लोग पशुओं को चराने का काम करते हैं, मतलब आप देखिए किसी भी तरह का काम होगा तो हम लोग कहाँ करने जाएंगे, इसी ज़मीन पे ही तो करेंगे ना। तो पहला जो स्टेटमेंट था कि केवल कृषि के लिए यूज़ होता है वो तो अपने आप में ही गलत था, ठीक है। दूसरा देखिए कि जो भूमि का उपयोग है वो मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र की जो स्थलाकृति है यानी जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी। तो कोई भी एरिया जो है उसकी जो टोपोग्राफी है जिसमें पहाड़, मैदान, पठार ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम लोग देखें तो पहाड़ी ढलानों पर खेती करना कठिन होता है, इसलिए वहाँ वन या सीढ़ीदार खेती अधिक प्रचलित होती है। वहीं आप देखिए जो मैदानी क्षेत्र हैं इनका उपयोग आमतौर पर एग्रीकल्चर के लिए, आवास और उद्योग के लिए होता है। हालांकि केवल स्थलाकृति ही एकमात्र कारक नहीं होती है, मतलब कि जिससे भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें और भी कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हमारी मिट्टी, हमारी जलवायु। पता चला वहाँ की जलवायु हुई, आप जिस चीज़ का एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं वहाँ उसके हिसाब से जलवायु ही ठीक नहीं है। जल की उपलब्धता, पता चला आप धान की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको वहाँ पानी की ही उपलब्धता नहीं है, ठीक है। खनिजों की उपस्थिति, मानव कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी आदि। पता चला आपने खेती करने के बारे में तो सोचा, लेकिन वहाँ पे मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। जब मजदूर ही नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप खेती कैसे कर पाएंगे। तो मेनली शब्द का जो प्रयोग है, स्थलाकृति वास्तव में एक प्रमुख निर्धारक है। इस वजह से ये कथन सही माना जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं सीटेट ने इसका जो उत्तर दिया है वो क्या दिया है, ऑप्शन 4, यानी कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भूमि उपयोग जो है वो मुख्यतः अपनी टोपोग्राफी के कारण ही नहीं यूज़ होता है, अन्य कारक भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहीं आप देखिए तो जो भूमि का उपयोग है वो केवल कृषि के लिए नहीं होता है, उसमें माइनिंग भी होती है, उसको हम लोग रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में पास्चर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मतलब हर तरह की चीज़ें हम लोग भूमि में ही करते हैं। तो भूमि केवल और केवल एग्रीकल्चर का माध्यम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप खुद से एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कि व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखिए उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात या फिर जलवायु, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको इसी में से बताना है कि मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है उसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रिलीफ यानी कि उच्चावच, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यानी ऑप्शन 1 जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी व्याख्या की बात तो ये देखिए रक्षक मेखलाएं, इन्हें अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो क्या कहेंगे, शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो रक्षक मेखला इसको अंग्रेजी में शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। इनका एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, हम लोग इनका क्यों मतलब कि इनको क्यों बनाते हैं, तो आप अगर क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो सॉयल इरोजन को रोकने के लिए, सॉयल इरोजन मतलब क्या होता है, मृदा का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग से मतलब शेल्टर बेल्ट्स का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए ये है क्या एग्जैक्टली तो रक्षक मेखलाएं ये आश्रय पट्टियां होती हैं जो पेड़ और झाड़ियों की पंक्तियों को मिला करके बनाया जाता है खेतों के किनारे या तटीय क्षेत्रों में, ताकि जो हवा है ना, हवा की गति बहुत तेजी से ना हो। पता चला कि खेत में बहुत जोर से हवा आई और जो ऊपरी वाली मिट्टी थी, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उसको उड़ा ले गई। तो इस तरह की चीज़ें ना हो पाए, हवा का जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो सके, इस वजह से ये खेत है तो इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, झाड़ियों से या फिर पेड़ों की पंक्तियां लगा दी जाती हैं ताकि मिट्टी का कटाव कम हो सके, ठीक है।
और आप जानिए जो ये जो आप खेतों के इधर ये सब जो उगा देते हैं ना, इससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ा मजबूत हो जाती है, उसका कटाव पानी वगैरह से भी थोड़ा कम होता है। अब देखिए खेत में जो है मेड़ लगाई जाती है, उसके पीछे का एक ये भी लॉजिक होता है। केवल यही एक रीज़न नहीं होता है कि आप मतलब आपका कौन सा है, आपके चाचा का कौन सा है, इसकी बॉर्डर नहीं, बॉर्डर की ही वजह से नहीं। अगर केवल बॉर्डर की बात होती तो लोग केवल एक धागा ही जो है बांध देते, एक उधर डंडी लगाते, एक इधर डंडी लगाते और एक धागा बांध देते कि देखो ये आपका बॉर्डर है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, मेड़ बांधी जाती है। मेड़ क्यों बनाई जाती है? ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके। तो वही चीजें हैं। आगे देखिए, पवन की गति यानी कि हवा का जो बहाव होता है उसकी रोकथाम कर मृदा के संरक्षण में भी इसका यूज होता है। और ये क्या काम करती है? तो पवन की जो गति है ना, उसको क्या करती है? कम कर देती है। मतलब कि डायरेक्ट मिट्टी को पवन उड़ा न ले जाए, उससे हमारी खेत की मिट्टी को बचा के रखती है। अब अगर ऊपरी वाली जो परत है वो आप देखें कि उड़ जाएगी, उसका कटाव हो जाएगा, तो खेत जो है ना वो उतना उपजाऊ नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो भी आप खाद पांच डालते हैं वो स्टार्टिंग में तो ऊपर ही रहेगी ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो एकदम नीचे तुरंत चली जाएगी। और अगर नीचे चली जाएगी तो फिर उत्पादन कैसे होगा? तो वही सारी चीज़ें हैं, इसी की वजह से जो शेल्टर बेल्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ज्योग्राफी से ही बना। ये सब क्लास 8 की ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, क्लास 6 की ज्योग्राफी में ये नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हाँ ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हालांकि क्लास 6 7 से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लास 8 से ही देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। हमारे पास क्या है ऑप्शंस? पहला है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, यानी कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बहुत इसमें लोग कंफ्यूज होंगे। मतलब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। थोड़ा मुझे कमेंट करके कुछ रीन्यूएबल सोर्स, जो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उन्हें बताइएगा कौन से हैं, और जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उन्हें भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तीसरा है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, और चौथा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अर्थात कुछ होते हैं कि ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक ही स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह वो उनकी उपलब्धता आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वही होता है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तो ये क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और स्थानिक, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, वहीं कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही देखने को मिलते हैं, हर जगह उनकी उपलब्धता नहीं होती है। तो वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 टाइप्स में किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी व्याख्या देख लें तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो देखिए हमने लिख के दे दिया है कि अगर हम वितरण के मतलब आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तो क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। ठीक है, तो जो संसाधन है उनको उनके डिस्ट्रीब्यूशन या उपलब्धता के आधार पर टोटल 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो यही है मतलब सर्वव्यापक संसाधन, और ये वैसे संसाधन होते हैं जो कि हर जगह पाए जाएंगे, जैसे हवा। आप देखिए हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, आप इन्हें किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं देखेंगे कि पता चला हमारे उत्तर प्रदेश की हवा है, उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तर प्रदेश का जो सूर्य है वो केवल और केवल मतलब उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, एक ही सूर्य आप देखिए पूरे वर्ल्ड में है, तो वही चीज़ है। अब देखिए स्थानिक संसाधन यानी लोकलाइज जो रिसोर्सेज होते हैं वे कैसे संसाधन हैं? तो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कॉपर माइंस हो गया। जैसे आप देखिए हमारे भारत देश के भीतर जो पन्ना है वहाँ से हीरा मिलता है, और आपको हर जगह हीरा मतलब हीरा देखने को नहीं मिलेगा। अपना जो बिहार है उसको देखिए, वो तो मिनरल्स के मायने में बहुत ही बेचारा गरीब है। अपना यूपी का भी कंडीशन वैसे ही है लगभग, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा संसाधन मतलब जो मिनरल्स है वो नहीं पाए जाते। वहीं अगर कर्नाटका वाले रीजन में चले जाइए तो वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बहुत सारे संसाधन वहाँ खनिज मिल जाएंगे। वहीं अगर आप राजस्थान, सॉरी फॉर दैट, जो छोटा नागपुर का पठार साइड है, गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड नहीं कहेंगे, छोटा नागपुर के पठार साइड आप जाइए तो उधर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा जो है क्या मिल जाता है? कोयला वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें है ना कि ये सारी ना स्थानिक चीज़ें हैं, किसी स्थान स्पेसिफिक स्थान पे ही पाई जाएंगी। वहीं अगर हवा पानी और मतलब कि सूर्य की बात करें तो ये हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, अगर हम कुछ अन्य वर्गीकरण भी देख लें जैसे कि हमारे विकल्प में दिया गया है तो आपको और चीज़ें समझ आएगी।
अब देखिए, अगर विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाए संसाधनों का, तो वो कैसे होंगे? तो विकास के आधार पर, विकास के स्तर पर देखिए तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन हो जाएंगे। वहीं अगर हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन है उनकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो ऐसे जो मतलब कि समाप्त हो जाएंगे, और एक दूसरा होता है जो समाप्त नहीं होंगे यानी असमाप्य। वहीं अगर हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन की बात करें तो ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो जैव और अजैव ये उत्पत्ति के आधार पर है। समाप्यता या मतलब कि जो समाप्यता है उसके आधार पर अगर आपसे कोई पूछे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर आपसे कहीं कहे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन, अर्थात सबके दो दो ही रूप होते हैं। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि पूछ किसके आधार पर रहा है। अगर विकास के आधार पर पूछेगा तो वास्तविक और संभाव्य। अगर आपसे समाप्यता के आधार पर पूछेगा यानी कि कौन समाप्त हो जाएंगे या फिर नहीं समाप्त होंगे, तो कौन होगा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वहीं उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जैव और अजैव संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन पीडीएफ को जरूर एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी ना, जैसे आप अचानक से किसी नए व्यक्ति से कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करें तो पहली बार में ना चीज़ें कम समझ आती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब रेगुलरिटी के साथ उसे एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती। क्यों? क्योंकि पढ़ने का समझने का जो तरीका है ना, वो समझ आने लगता है। एक बार में तो मैं मान के चल रही हूँ कि मे बी आपको लग रहा होगा कि अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन आप हमारे साथ रहिए, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आ रहा है कहाँ से होगा? तो ये क्वेश्चन ना पॉलिटी से बनता है। ठीक है, कहाँ से बनता है? पॉलिटी। पॉलिटी में एक टॉपिक है विविधता। पहला ही टॉपिक है क्लास 6 का। मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट अपने इसी चैनल पे करवाई हुई है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। एक ओवरव्यू के लिए 5-5 6-6 घंटे में एक एक पूरा का पूरा क्लास ही समाप्त कर दे। जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 या 7 घंटे की है, ऐसे ही क्लास 7 वाली भी है 6-7 घंटे की, पूरे सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद अभी पॉलिटी वाला भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसको भी हम बना रहे हैं, मतलब वीडियोस तो पहले से ही पब्लिक हैं, लेकिन उनको कंपाइल करके देने के बारे में अभी हम सोच रहे हैं, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, तो विविधता का मतलब तो लगभग यही होता है। दूसरा, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। तीसरा, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं मिलती हैं। तो अगर समानता है तो समझ लीजिए कि विविधता की बात नहीं हो रही, समानता विविधता का मतलब द्योतक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या है? जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। नहीं, समानता अगर पाई जा रही है तो फिर समझ लीजिए कि वो जो सोसाइटी है ना, वो डाइवर्स सोसाइटी नहीं है। डाइवर्स सोसाइटी का मतलब ही है कि लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने खान पीन के हिसाब से अलग अलग हो। जैसे हमारा भारत देश देखिए, इसको क्यों कहा जाता है कि डाइवर्सिटी, मतलब कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता। हम लोग यूनिटी में है, एक है, लेकिन हमारे भीतर आप देखें तो तरह तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग अपने धर्म के हिसाब से अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। हम लोगों की भाषा अलग है, हम लोगों की बोली अलग है। उत्तर भारत वाले देखिए तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, दक्षिण भारत वाले हिंदी वालों को तो खा जाना चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन है ऐसी। हमारा खान पीन अलग है। उत्तर भारत वाले अगर दही जलेबी पसंद कर रहे हैं तो गुजरात वगैरह के में जो है लोग देखिए ढोकला पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, तमिलनाडु, वहाँ इडली पसंद किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, कपड़े भी आप देख लीजिए, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, वो कितना डाइवर्स है। तो वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि विविध समाज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विविधता क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको ये पता है तो फिर आप समझ लीजिए कि लगता है कुछ गलत हो गया क्या? एक सेकेंड। हाँ, अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? एक बार ऑप्शन हमें फिर से रीचेक करने दीजिएगा, क्योंकि 4 और 1 में कुछ लगता है कंफ्यूज हुए हैं हम। देखते हैं। कह रहे हैं कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं।
और वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो कह रहे हैं जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नता पाई जाती हो और समानता पाई जाती हो। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ना, मैं पहले ना सोच रही थी कि पहला वाला होगा, लेकिन इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। ठीक है, तो एक ऐसा समाज जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं तथा समानताएं पाई जाती हों, उन्हें हम कहते हैं विविध समाज, यानी डाइवर्स सोसाइटी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, भाषा के रूप में, संस्कृति और धर्म में विभिन्नता होगी। जैसे हम लोग अभी हमने बताया कि धर्म हम लोगों का अलग है, भाषा अलग है और संस्कृति भी अलग है, लेकिन उसके बाद भी देखो समानता पाई जाती है। मैंने बताया ना कि हमारा जो भारत है वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यद्यपि हमारा धर्म अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, बावजूद इसके हम लोग समान हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा पहला वाला। तो बस जैसे हम कंफ्यूज हो गए वैसे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, स्पेशली एग्जाम में तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत तेज़ी से होता है। कि देखिए सब कुछ एक जैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मात्र आ लगा करके और आना लगा करके ये क्वेश्चन रॉन्ग कराने की पूरी संभावना रहती है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी गलतियां होनी है यहीं पे हो जाएं, एग्जाम में ना हो गलतियां, तो ठीक रहेगा। ठीक है, और एक बात और जाने रहिएगा, जो भी हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की से है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से जाके आसमान से टपका रही हूँ, नहीं, ऑफिशियल आंसर की में जो उत्तर दिया गया है वही सही उत्तर है और वही उत्तर माना भी जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी हाथ पैर पटक लीजिए, अगर आपने ऑफिशियल आंसर की से इतर उत्तर लगाया हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। पहले मुझे लग रहा था कि ए वाला होगा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से, हाँ, अब जो होना था ए वाले क्वेश्चन में हो गया। आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा मतलब केयरफुल रहेंगे हम भी और आप भी। चलिए इसका जो व्याख्या है वो हम लोग देख लेते हैं, और व्याख्या चूँकि हमने नीचे लगा के रखा हुआ है तो थोड़ा इस वजह से टाइम में भी लग जाता है। तो देखिए विविध समाज की जो परिभाषा है इसमें क्या शामिल होगा, तो इसमें भाषा, संस्कृति, धर्म, इन सब में विभिन्नताएं और समानताएं मिलती हैं। अब देखिए डाइवर्स सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसा समाज जहां अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे अपना भारत। और विविधता की बात क्या होती है, विविधता अर्थात विभिन्नता, इसका सीधा मतलब होता है अंतर होना। जब हम सामाजिक संदर्भ में बात करते हैं तो ये अंतर भाषा के रूप में भी हो सकता है, धर्म के रूप में भी हो सकता है और संस्कृति के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी विविध समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिल ही जाएंगी। ठीक है, जैसा अपना भारत देश है, इतना डाइवर्स सोसाइटी, इतना मतलब विविध समाज आपको शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 56 वाला। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी से ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन क्लास 6 की पॉलिटी से है। ठीक है, कहाँ से है, पॉलिटी से पूछा गया है, क्लास 6 की पॉलिटी। इसको ज़रूर देखिएगा। क्लास 6, 7, 8 हमने पॉलिटी सब किया करवाया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो ये जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा होता है जिसको हम लोग स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां कपड़ा धोती हैं लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती हैं, लड़कियां डांस करने में अच्छी होती हैं, लड़कियों का हृदय कोमल होता है, लड़कियों की बोली मीठी होती है। आपने इस तरह के जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो सुने होंगे कि लड़कियां ये करती हैं, लड़कियों के लिए ये काम है, लड़कियों के लिए वो काम है, जो पुरुष हैं वो बाहर के काम देखें, लड़कियां घर के काम देखें, पुरुष खाना नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। तो ये सब जो है ना ये बहुत पुराने टाइम से जो धारणाएं चली आ रही हैं, एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ कि हाँ ये जो फला काम है ये केवल लड़कियों के लिए है, फला जो काम है वो केवल लड़कों के लिए है। यही है एग्जैक्टली जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसमें आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है, अर्थात उससे इतर है, उससे अलग है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। अब आप समझ ही रहे हैं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। क्या पुरुष भावुक नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, चोट लगेगी तो दर्द सबको होगा, दर्द होगा तो आंसू सबके निकलेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी सोसाइटी कहती है मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है, पहले उसको मिले तो
तो बस उससे पूछने वाला कोई नहीं होता ना, इस वजह से बेचारा दबा के रह जाता है। आगे देखें तो ये तो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, महिलाएं फैशन परास्त होती हैं, वीमेन आर फैशन कॉन्शियस। तो हाँ, ये भी एकदम जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो जाएगा। हालांकि आजकल आप देखिए कि जो मेन हैं वो भी फैशन वाले हो गए हैं, उनके पास भी आजकल तरह तरह की जो डाइवर्सिटी है वो आ रही है। लेकिन महिलाओं के लिए तो आप कपड़ों को ही लेकर के देख लिए, हजार तरह के उनके डिजाइन हैं कपड़ों को, लेकिन पुरुषों में अभी भी थोड़ा सा समस्या है। तीसरा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये अपने आप में गलत है। ठीक है, अपने आप में गलत क्यों है? क्योंकि मतलब ये स्टीरियोटाइप्स जो है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, उसको चुनौती दे रहा है। उत्तर यही होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तरह के मीम्स लोग बनाते हैं। अगर कोई लड़की जा रही है, स्कूटी से गिर गई, तो लोग मीम्स बनाते हैं कि गलती स्कूटी की ही रही होगी। अगर रोड पे कोई महिला गाड़ी लेके चल रही है तो फिर लोग इस तरह की मीम्स बनाते हैं कि रोड छोड़ दो वरना तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो ये क्या है? ये एक तरह का जो है, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये कथन में भी अपने में सही हो, लेकिन ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है। ठीक है, उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि तीसरा विकल्प एकदम सही है। तो ध्यान रखिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है? वही है जो लोग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि लड़कियों के लिए ये काम है, लड़कों के लिए वो काम है। ठीक है, तो लड़कियां पढ़ाई लिखाई ना करें, घर का झाड़ू पोछा करें, लड़के जाकर के विदेश में पढ़ के आए। ये क्या है? ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। लड़का जो है वो कमा करके लाएगा, लड़की केवल बोझ रहेगी। ये क्या है? ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने लड़कों की तरह क्या लड़कियों को इतना जो है मतलब मौका दिया या नहीं। नहीं, मौका नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमेशा से माइंड में भरा हुआ है। खैर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्याख्या ही हम लोग देखेंगे। देखिए, जो महिलाएं हैं वो जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये क्या है? ये लिंग रूढ़िबद्ध धारणा यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है। ये किसी लिंग जैसे स्त्री या पुरुष के बारे में एक ऐसी सामान्य और अपरिवर्तनीय सोच है कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए या उनमें कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो जो भी स्टेटमेंट्स इससे अलग हो वो समझ लीजिए कि उनको चुनौती देगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो क्या है, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कम से कम 1-2 दिन आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, तभी आपको चीज़ें समझ ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगी। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम भी यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीज़ें देख देख करके ही सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान से सीखे। हम जैसे गरीब लोग यूट्यूब उसके लिए ना, मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। यूट्यूब जब से आया है ज़िंदगी संवर गई है, ये कह सकते हैं पढ़ाई के मामले में। तो यहीं से हम लोगों ने भी सीखा है। तो जैसे जो टीचर्स पहली बार दिखते थे, एक आध थोड़ी देर देखे, फिर उसके बाद कहते थे हटाओ ये नहीं पसंद है। धीरे धीरे जैसे उन्हीं के साथ जुड़ते जुड़ते फेवरेट टीचर हो गए वो। तो इस वजह से कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना चीज़ें ऐसी लगती हैं कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप 1-2-3 क्लास देखोगे ना, रिदम जब बनने लगेगा तब फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है वो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य डिमांड है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मताधिकार, दूसरा महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, तीसरा है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो देखिए, जब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसको चूज किया जा रहा होगा, तो एक बार समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर नारी मताधिकार आंदोलन है तो क्या केवल और केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को या केवल शिक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए मताधिकार का आंदोलन चलेगा? नहीं ना। जब भी किसी एक सोसाइटी में उस सोसाइटी के लोग जो है वो आंदोलन वगैरह करते हैं तो पूरी सोसाइटी को लेकर के चलते हैं। तब आप समझिए कि जो महिला है वो महिलाओं की एक अलग सोसाइटी है। जब भी महिलाएं किसी चीज़ के लिए डिमांड करेंगी ना, तो वो इस तरह की डिमांड नहीं रखेंगी कि जो है जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल अमीर वर्ग की महिलाओं को दिया जाए। तो इस तरह से आंदोलन नहीं होते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ऑप्शन जो सी है
तीसरा वाला कह रहे हैं कि धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो केवल धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार की डिमांड क्यों की जाएगी, इसके लिए कोई आंदोलन क्यों करेगा? और केवल धनी महिलाएं ही जो है अगर आएंगी तो आंदोलन भी तो उतना जो है प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट पता हो। और देखिए वहीं देखिए जो 4 है कि श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। जब बात यहाँ मताधिकार की हो रही है तो नौकरशाही ये तो वैसे ही अपने आप में गलत है। उत्तर जो है ना ये हो जाएगा महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, तो महिलाएं किसी भी वर्ग की हों सबके लिए मताधिकार की जो बात है वो नारी मताधिकार आंदोलन में ये मुख्य डिमांड थी। ऑप्शन जो है वो ए ठीक हो जाएगा, राइट टू वोट फॉर वुमेन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट्स, तो क्या हो जाएगा, राइट टू वोट फॉर विमेन। ठीक, चलिए हम लोग इसका जो व्याख्या, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो व्याख्या में देखने लायक हो, लेकिन फिर भी हम लोग जरूर देख लेंगे क्योंकि हमने परिश्रम करके बनाया हुआ है। तो देखिए महिलाओं के लिए जो मताधिकार है इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो नारी मताधिकार आंदोलन, पहले तो यही जानिए कि इसको अन्य कौन से नाम से जाना जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसे सफ्रेजेट आंदोलन कहा जाता है। हो सकता है ना यही वाला क्वेश्चन बन जाए कि ये जो है किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि नारी मताधिकार आंदोलन को ही क्या कहते हैं, सफ्रेजेट आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को मत का अधिकार दिलाना, अर्थात राइट टू वोट। पहले क्या होता था ना कि महिलाओं को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे उस टाइम पे तो बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही वोट वगैरह देने का अधिकार था। इवन आज जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार पद्धति चलती है वो था ही नहीं। वो तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बन करके लागू हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार पद्धति आई। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वयस्क मताधिकार पद्धति क्या है। तो आप देखिए जो वयस्क मताधिकार है इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क हो गया हो, वयस्क अर्थात अगर वो 18+ हो गया हो, अर्थात उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई हो, तो फिर वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, इवन चाहे अंडमान निकोबार का ही क्यों ना हो, लेकिन वो वोट देने के योग्य है। अर्थात वो किस वंश से है, वो कौन सा धर्म फॉलो करता है, उसका जेंडर क्या है, उस वो मतलब कि कौन सी जगह से बिलोंग करता है, इन सब से नहीं मतलब है, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 नहीं सॉरी, जो हमारा भाग 2 है, जो हमारे संविधान का भाग 2 है, संविधान का भाग 2, इसमें ना नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसमें आर्टिकल आपको 5 से लेकर के 11 तक देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अगर व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो भारत का नागरिक होने के साथ साथ 18 साल की उम्र भी क्रॉस कर चुका है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो वोट देने के योग्य है। ठीक है, उस और हाँ, निर्वाचन नामावली में उसका नाम होना चाहिए, ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, निर्वाचक नामावली में नाम भी होना चाहिए। तो ये जो पद्धति आपको देखने को मिल रही है ये क्या है, ये है वयस्क मताधिकार पद्धति। आप समझिए कि भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने अपने आज़ादी के साथ ही वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया। अन्य देशों में हिम्मत नहीं थी कि वो लोग वयस्क मताधिकार पद्धति को अपना सकें। बहुत बाद में लोग फिर प्रेरित हुए। आप देखिए ना, महिला आंदोलन मतलब आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह आंदोलन इस धारणा को चुनौती देने के लिए स्टार्ट हुआ था कि महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं और राजनीतिक जो है ना वो पुरुषों का कार्य क्षेत्र है। क्या है, राजनीति पुरुषों का कार्य क्षेत्र है। ये अपने आप में क्या है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्ध धारणा। तो इन्हीं सब चीज़ों को चुनौती देने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। आज अगर महिलाओं के पास कुछ है, महिलाओं को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पुरुषों ने उपहार दिया है, उपहार नहीं दिया है, बहुत स्ट्रगल के बाद चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। तो अगर हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्ट्रगल किया है, तो हम महिलाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके उस स्ट्रगल को पानी में ना बहाएं। ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं, कपड़े उतार के जो है पैसा कमा रहे हैं, ये सब काम ना करें। और भी बहुत क्षेत्र हैं, वहाँ जा कर के आप एक अच्छा नाम कमा सकती हैं, अच्छा उस फील्ड में कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं, इस रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देते हुए महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फाइनली राइट टू वोट मिला भी। आज देखिए ना, हम लोग
आप लोगों में से मेरे ख्याल से जो भी फीमेल्स देख रही होंगी वो सब की सब वोट ज़रूर देती होंगी, क्योंकि 21 के ऊपर ही होंगी। 21, 22, 23, 24 मैंने देखा है लोग 25 के ऊपर जो हैं वही हमारी क्लासेस में ज़्यादा आते हैं। आगे देखिए, आंदोलनकारियों ने इस तरह का तर्क दिया कि महिलाएं भी नागरिकता के विशेषाधिकार का दावा कर सकती हैं और उनका व्यक्तित्व पुरुषों की तरह ही मौलिक है। इवन आपको पता है, पहले तो महिलाओं को नागरिक ही नहीं माना जाता था, मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं था, उन्हें तो वस्तुओं की जैसा ट्रीट किया जाता था कि महिलाएं नागरिक हैं ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति नागरिक ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसे राइट टू वोट नहीं मिल पाएगा। तो स्ट्रगल कितना बड़ा है, पहले तो खुद को नागरिक साबित करवाओ, नागरिक साबित करवाने के बाद इस मतलब कि धारणा से बाहर निकलवाओ कि हम लोग पुरुषों पर निर्भर हैं। उसके बाद जब आप पुरुषों पर निर्भरता जो है ऐसी बात है इसको समाप्त कर लेंगे, तब आपको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए। आगे देखिए, लंबे संघर्ष के बाद जिनमें रैलियां, भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे, दुनिया भर में महिलाओं को क्या मिला? राइट टू वोट मिला। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने इस राइट टू वोट को अंधभक्ति में, देशभक्ति में नहीं, अंधभक्ति में बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर जात पात में बर्बाद कर रहे हैं कि फलाने अगर जाति का कोई व्यक्ति है तो वोट उसी को देना है, फिर चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही वो अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनी जात का है तो हम लोग यही करते हैं कि वोट देते हैं। तो ऐसा मत करिए। ठीक है, अपने मत का बहुत सही से उपयोग करिए। खैर चलिए, यहाँ पे भाषण नहीं देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। और जो हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का है मैं आपको बताते चल रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का है, ताकि आपको चीज़ें समझ आती चले ना कि हाँ हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट देख चुके हैं। आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमी से देखने को मिल जाते हैं, और जो 20 क्वेश्चन हैं वो तो आपको फिर सोशल साइंस का जो पैडागॉजी है उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है, प्राचीन इतिहास। कह रहे हैं जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातकाज इज करेक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। अब पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि जातक है क्या। तो ये जो जातक है ना, ये भगवान बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा है ना वो आपको इन जातक कथाओं में देखने को मिलता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आप ज़रूर हमारी वीडियो को देखिए एक बार। तो देखिए, कह रहे हैं इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा क्या है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं के द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। अगर ये चीज़ें जो हैं भगवान बुद्ध से संबंधित हैं यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, तो जैन धर्म वाले क्यों लिखेंगे? अपने आप में ये विरोधाभास है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम लोग तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। चौथा है इनकी रचना जैन साधुओं, जैन की बात आ जाए तो वैसे ही हटा दीजिए, कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन ही बचे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो जानिए कि जो जातक है ना, जातक कथाएं, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई। ठीक है, अब होता है ना, अब देखें ना, बहुत सारी कहानियां ऐसी होंगी जो मतलब अनुश्रुतियों पे होती हैं, लोग ऐसे कहते रहते हैं, आपके पापा, चाचा, दादा, आपके बाबा लोग बहुत सारी कहानियों को बताते होंगे, तो वो क्या है, वो वही कहानियां हैं जो लोगों के द्वारा कही गई। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के बारे में भी, मतलब कि भगवान बुद्ध अपने पिछले जन्म में ऐसे थे, एक उनका ऐसे जन्म हुआ, ऐसे जन्म हुआ, तो इस तरह की बातें लोग आपस में पहले किए, उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने उन कहानियों को संकलित किया। ठीक है, तो वही है जातक कथाएं, जिन्हें जन सामान्य के द्वारा बोला गया, जन सामान्य के द्वारा वो कहानियां बताई गई, उन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने संग्रहित किया, संकलित किया। तो ये क्या है, ये है जातक कथाएं। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक बंदर जो है राजा की कहानी दी गई है। चलिए, अगर हम लोग इसकी व्याख्या की बात करें तो आपको व्याख्या में देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहुँचते हैं हम सब 58 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए, जातक कथाएं, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई है जिन्हें बौद्ध साधुओं के द्वारा या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संकलित किया गया है। जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, कि जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, आपको इसी त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म का, तो इसमें क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है,
तो आप देखिए इसी त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का हिस्सा है क्या, हमारी जातक कथाएं। जातक का अर्थ क्या है, जन्म से रिलेटेड, और ये कहानियां भगवान बुद्ध के पहले जन्म यानी कि पूर्व जन्मों से रिलेटेड हैं, जब वे बोधिसत्व यानी बुद्धत्व के लिए प्रयास करने वाले के रूप में विभिन्न योनियों में थे। बुद्धत्व क्या है, बोधिसत्व क्या है, ये सब हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। अभी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस को, यहाँ लिंक हम उसका दे देंगे। और इन कथाओं का उद्देश्य क्या था, तो ये कथाएं जो है ये मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने के लिए बनाई गई थी। कहानियों की जो रचना है ना एग्जैक्टली इसीलिए की जाती है कि उनसे प्रेरित होकर के आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। आगे देखिए, ये कथाएं मूलतः जनसामान्य की लोक कथाओं, उपाख्यानों और मौखिक परंपराओं से ली गई थी, जिन्हें बुद्ध अपने उपदेशों को समझाने के लिए यूज किया करते थे, और इनकी रचना सामान्य लोगों से जुड़ी हुई मानी जाती है। और इन बाद में फिर जो है इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया। किस लैंग्वेज में किया गया, ये जरूर याद रखिएगा, पाली लैंग्वेज में किया गया, ठीक है। और संकलन लगभग कब हुआ था, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाली लैंग्वेज में जातक कथाओं का संकलन क्या जैन साधुओं के द्वारा, बिल्कुल नहीं, बौद्ध साधुओं के द्वारा किया गया था। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचते हैं, और हमारा जो 59 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लास 7 की हिस्ट्री से बना हुआ है, क्योंकि क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलता है, और उसी में आपको ये जो मुगल हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि चलो आप बताओ आईने अकबरी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आईने अकबरी समझ आ रहा है कि कोई ना कोई पुस्तक है, कोई ना कोई ग्रंथ है, और इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से एक है, ठीक है। दूसरा, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा, ये मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखी गई जो कि अकबर के दरबारियों में से एक था। बहुत गलत बात है, मिर्जा हाकिम ने नहीं लिखा, और ये मिर्जा हाकिम दरअसल ना अकबर के भाई थे। कैसे भाई थे, तो पहले आपको बताया ना, मुसलमानों में तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक साथ 2-2 3-3 4-4 शादियां कर लेते थे। पहले राजा महाराजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो 100-100 200 शादियां कर लिया करते थे। तो ऐसे ही एक पिता से उत्पन्न 2-3 माताओं से उत्पन्न हुए जो संतानें हैं, उस तरह के भाई, मतलब जो स्टेप ब्रदर हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी बात जानिए कि स्टेप ब्रदर थे, ठीक। तो ये जो मिर्जा हाकिम है ये कौन थे, तो ये अकबर के स्टेप ब्रदर थे। तो ये तो उत्तर नहीं होगा। कह रहे हैं कि ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो बताइए आईने अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो स्टेटमेंट सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन मतलब 4 वाला, कि ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न जो सांख्यिकीय विवरण है वो प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसका जो मतलब की व्याख्या है वो देखें तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो आप देखिए जो आईने अकबरी है ये जो अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सघन सांख्यिकी जो विवरण है वो प्रस्तुत करता है। और अकबर कौन था, तो हुमायूं का पुत्र, ठीक है, हुमायूं के पुत्र थे अकबर। इनको अकबर महान भी कहा जाता है। आगे देखिए, अगर हम आईने अकबरी की बात करें तो मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके वजीर नाम क्या था उनका, अबुल फजल। और वहाँ क्या दिया हुआ था, वहाँ दिया हुआ था अबू माली दिया था क्या, नहीं ना, अबू माली नहीं दिया था, मिर्जा हाकिम दिया था। खैर, तो आप देखिए अकबर के वजीर थे यानी कि मुख्यमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी, और ये अबुल फजल का एक विशाल इतिहास ग्रंथ था जिसका नाम था अकबरनामा, जो कि मतलब 3 जिल्दों में यानी 3 पार्ट्स में आया है, और उसी का तीसरा जिल्द यानी अंतिम जो भाग है वो माना जाता है, ठीक है। तो अकबरनामा एक मोटा सा ग्रंथ है, या ये कहें कि अकबरनामा उसको 3 पार्ट्स में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो जिल्द है, पार्ट मतलब जिल्द, ठीक है, और वो जिल्द जो है वो तीसरा क्या कहलाता है, आईने अकबरी कहलाता है। और इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें अकबर के मतलब कि उनके प्रशासन वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि उनका जो प्रशासन है वो कैसा था, उनकी राजस्व प्रणाली कैसे थे, नहीं जैसे टैक्स वगैरह वो किस तरह से लिया करते थे, अर्थव्यवस्था तथा रीति रिवाज, इन सब का बहुत डिटेल में जो एनालिसिस है वो आपको आईने अकबरी में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या था, यह एक प्रकार का प्रशासनिक मैनुअल और गजेटियर था, ठीक है। मैं तो सोचती हूँ कि वीडियोस बहुत छोटी रखूँ, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती है। खैर, आज के लिए
मतलब बस 60 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, या मैंने तो सोचा था 50 मतलब 65 तक देखें। चलिए 60 तक देख के ही बंद करेंगे, क्योंकि 40 मिनट से भी ज़्यादा की क्लास हो गई है। डिटेल में बताने में यही होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा नवीन इतिहास नहीं कहते, आधुनिक इतिहास कहते हैं, और जो कि क्लास 8 में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। गुरुमुखी में कौन संकलित किए थे? ऑप्शन देखिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, या फिर गुरु तेग बहादुर। तो आप देखिए, इसका जो क्वेश्चन है ना, ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा गलत दिया हुआ गया था। उन्होंने ना इसको गुरु अंगद लिखा हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा गुरु अर्जुन। ये अर्जुन है, ठीक है, गुरु अर्जुन, अर्जुन अर्जुन नहीं है, गुरु अर्जुन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी विकल्प दिए हुए हैं उसमें जो गुरु अर्जुन थे, इन्होंने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, ऑप्शन 3 जो है वो एकदम सही है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लें तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसको देखिए कि ये जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु थे, इनका एक और नाम था लाहना। क्या नाम था? लाहना। ये क्वेश्चन बन जाता है। और इन्होंने ना आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इस पवित्र ग्रंथ में उन्होंने बाबा गुरु नानक देव की, जो कि पहले गुरु थे सिखों के, उनके साथ साथ आने वाले जो अगले गुरु हैं, गुरु मतलब आने वाले का मतलब जो और गुरु थे, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इन रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित किया। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने इस संकलन में संतों जैसे कबीर दास, रविदास, नामदेव, इनकी वाणियों के साथ साथ अपनी स्वयं की कृतियों को भी शामिल किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कौन से जो अन्य गुरु हैं उनको शामिल किया गया, तो जैसे कबीरदास, रविदास और नामदेव। वहीं अगर हम आगे देखें तो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु हुए, इन्होंने आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9वें गुरु थे, इनकी वाणियों को जोड़ करके गुरु ग्रंथ साहब का रूप दे दिया, और यही जो है सिखों के शाश्वत गुरु माने जाते हैं। अब मतलब कि अन्य कोई गुरु नहीं होंगे, यही गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में पूजा जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 45 मिनट्स हो गए हैं इतनी देर में। तो चलिए 60 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हमारा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले दिन दोपहर 2:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अभी ये पैडागोजी स्टार्ट हो रहा है। पैडागोजी इट मीन्स क्या? साइकोलॉजी वाला नहीं। ये आपको पता है ना, हमने सिलेबस बहुत पहले से ही डिस्कस कर रखा है, 2-2 3-3 बार। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें देखिए। जो हमारा एसएसटी है ना, एसएसटी पेपर 2, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चंस तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो कि क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और कौन सी एनसीईआरटी? क्या साइंस वाली एनसीईआरटी? नहीं, सोशल साइंस, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर का आपका क्या पूछ लिया जाता है? हमारा जो मतलब पैडागोजी है वो। तो पैडागोजी वाला सेक्शन ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन है इसमें। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस के बारे में यहाँ आपको सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। ठीक है, तो क्या कंसेप्चुअल मतलब क्लियरिटी आती है? अगर आपके पास जानकारी का आप बार बार रिकॉल कर रहे हैं तो उससे क्या कंसेप्ट आपका क्लियर होता है? आप खुद ही कुछ चीज़ देखिए, बचपन में हम लोग इतनी सारी कविताएं खूब रट लेते थे। ठीक है, हाँ, उससे हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर होता था कि बस रट्टा मतलब रट्टू तोता बन जाते थे। तो पहला वाला स्टेटमेंट आप बताइए क्या सही है क्या? भाई मैं तो इसको सरासर गलत मानूंगी, क्योंकि बार बार अगर आप किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं तो उससे केवल और केवल ना आपको चीजें याद हो रही, उससे कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। कह रहे हैं कि तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। बिल्कुल भी नहीं, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता है। ये तो अपने आप में ही मतलब की गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछें कि इनमें से सही कौन सा है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए यदि आप स्टूडेंट्स को संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कौन सा अभ्यास कराना चाहिए? इन सारे
ऑप्शंस में सर्वोत्तम जो है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी, क्या हो सकता है बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए। कह रहे हैं संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो भैया नीति कानून पढ़ करके आप क्या ऐसा जो है जीवन में उखाड़ लेंगे ऐसा तो मतलब पहला तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। तो नाटक तैयार करेंगे, बच्चे थोड़ा देखेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर कहेंगे हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब उतना इफेक्टिव वे नहीं है। तीसरा विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह मनाना। तो ये तो ऐसे भी लोग फंक्शन के जैसे मनाएंगे, उसके बाद भूल ही जाएंगे, बच्चों को उन सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, चौथा जो विकल्प है ना वो एक सही विकल्प दिख रहा है कि पशुओं पर आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा देना, ठीक है। यानी कि जो जानवरों से बने हुए उत्पाद हैं हम उनको परित्याग करेंगे, अर्थात उनका कभी भी क्रय नहीं करेंगे। अब जब आप जानवरों से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनको खरीदेंगे नहीं, जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसको मतलब कोई भी कंपनी क्यों बनाएगा, उसकी सप्लाई क्यों होगी। तो वही चीज़ें हैं, अगर हम जानवरों से रिलेटेड उत्पाद ना खरीदें तो जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है वो ना हो। अगर हमें चमड़े के बैग की ज़रूरत तो हालांकि नहीं ही होती है, लेकिन हम मतलब लोगों की शौक होते हैं ना कि हम मतलब चमड़े का बैग लेके चलेंगे, इस जानवर के उस जानवर का। तो अगर कोई व्यक्ति चमड़े का मतलब कि बैग खरीदना ना पसंद करे तो कोई भी कंपनी उसको क्यों जानवरों को मारेगी, क्यों जो है मतलब उसका उत्पादन करेगी। उत्पादन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी डिमांड है। और डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं है, जानवरों के प्रति जो हिंसा हो रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि यदि आप वन्य जीवन के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो बच्चों के सामने शपथ लीजिए कि हम जानवरों से रिलेटेड कोई भी उत्पाद नहीं खरीदेंगे, फिर चाहे वो जानवरों के बाल से बना हुआ कोई ब्रश हो या फिर जानवरों के मतलब हाथी दांत से बना हुआ कोई ज्वेलरी हो या जानवरों के चमड़े से बना हुआ कोई उत्पाद हो, बैग हो, बेल्ट हो या फिर जूते वगैरह हो, कुछ भी चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है यानी 4, ये आपको एकदम सही उत्तर मिलेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैंने कहा नहीं था, अभी कह रही हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए। चलिए, अब देखिए आपने 1-2 साल पहले जो है इस तरह की चीज़ें बहुत सुनी होगी कि अब ओपन टेस्ट एग्ज़ाम होंगे, यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। अर्थात आपके पास बुक मतलब सामने रहेगी, आप उस बुक में से क्वेश्चंस ढूँढ करके आंसर लिखें, ठीक है? टाइम मैनेज अपना करना खुद सीखें। तो वही चीज़ है, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एन ओपन बुक इवैल्यूएशन? तो बताइए, यानी कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है वो चीज़ें जो मतलब कि माइंड में रख करके इस तरह की चीज़ें की मतलब किए जाने की बात चल रही हैं। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। दूसरा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। अरे भैया, अध्यापक केंद्रित तो शिक्षा ही नहीं है, तो वैसे ही ये गलत है। तीसरा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा भी नहीं। अब निठल्ला थोड़ी ना बना देना है बच्चों को कि आप एकदम निठल्ले हो जाओ, नहीं। चौथा क्या है, विद्यार्थियों को उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो ये कौन सी बात हुई, अगर वो केवल और केवल पाठ्य पुस्तकों के आधार पे ही क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो वो खुद क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कोई इनोवेशन किया, उनके अंदर जो बौद्धिक विकास है वो भी तो होना चाहिए ना। तो ये सब गलत है। ऑप्शन जो पहला वाला है वो एकदम ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रटंत विद्या है उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है बच्चों को। आप चीज़ों को समझो, सब कुछ ढंग से करो और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने की बात आएगी तो आपके सामने बुक रहेगी, आप उस बुक में से सॉल्यूशंस देख कर के कर सकते हो, ठीक है? तो जो बच्चे हैं ना, वैसे भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन है, वो विद्यार्थी केंद्रित है, यानी कि बच्चों के हित में ही, केंद्र में बच्चों को रख कर के ही चीज़ों को सोचना है। तो वही चीज़ें हैं कि विद्यार्थियों पर जो तथ्य बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स को याद करने की बात होती है कि इसे भी याद करना है, उसे भी याद करना है, इससे उनका जो है भार मुक्त हो सकता है। तो उत्तर जो होना है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं छोटे समूहों की परियोजनाएं। दूसरा, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति तीसरा,
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चौथा है समुचित, यानी कि जो कोलाज होता है ना, मोबाइल में हम लोगों ने फ़ोटोज़ के कोलाज बनाए हुए हैं। आप लोगों ने भी बनाए होंगे, बनाते ही हैं हम लोग कई सारे फ़ोटोज़ को एक फ्रेम में जो है कनेक्ट करना, 5-6 फ़ोटोज़ को एक साथ जो है रख लेना, वही है कोलाज बनाना, ठीक है? तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? क्या कोई फ़नी सा स्टेटमेंट इसमें आपको नहीं दिखा? मुझे तो दिखा भाई कि विशेषज्ञ के द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये तो एकदम फनी सा स्टेटमेंट है। तो सी तो मतलब बी वाला जहाँ जहाँ हो उसको निकाल दीजिए। तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उत्तर देखिए फटाक से मिल गया ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट एकदम रटा रटाया है, ठीक है, क्योंकि रटना तो वैसे भी बेकार बात होती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। अब आप सोचिए पैडागोजी में मेरे मतलब 30 में 27 मार्क्स आए हुए हैं। तो ये क्यों आए हैं? क्या मैंने चीज़ों को रटा है? मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैंने आज तक कभी कोई कोर्स नहीं परचेज़ किया। और आज इस समय जितने भी फ़ेमस टीचर्स हैं ना, मैंने आज तक उन लोगों से पैडागोजी नहीं पढ़ी। सीटेट मैंने अपने दम पे क्लियर किया है। जितने भी फ़ेमस टीचर्स हैं मिलियन में सब्सक्राइबर्स वाले, जिनको आज लोग कहते हैं कि इनसे बस मतलब बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, उन सब से मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? और एकदम बहुत छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल्स रहे हैं जब हम तैयारी कर रहे थे, उनसे हमने पढ़ा था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जानते ही नहीं होंगे उन लोगों को। ऐसे लोगों से मैंने जो है चीज़ों को पढ़ा, और उन लोगों ने ना एक सही दिशा बताई कि आपको सोचना कैसे है, आपको कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा बच्चों को केंद्र में रखना है। जब आप बच्चों को केंद्र में रखेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से सॉल्व होंगे। और वही चीज़ें हैं जो वो ऑब्ज़र्व करने का उन्होंने तरीका बताया, वही सारी चीज़ें हैं कि एक ही बार में बिना किसी कोर्स को परचेज़ किया, बिना किसी पीडीएफ नोट्स को खरीदे हुए एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो वही चीज़ें आप भी करिए, किसी के भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उन्हें एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्या है कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत, ये इसे वंशागत का मतलब वंशानुगत होता है, यानी कि जो हमें हायरार्की से मिला हो, ठीक है। कह रहे हैं कि आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे, यानी कि यदि आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक किंगडम है, यानी एक साम्राज्य है जो आपके जो पूर्वज हैं उनसे आपको मिला हुआ है। आप अपने साम्राज्य को किस तरह से अस्थायी बना सकेंगे और साथ में संपन्न बना सकेंगे। कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं कि अनुभवों की तुलना, दूसरा विश्लेषण करने की क्षमता, तीसरा परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष, और चौथा है तर्क करने की क्षमता। तो आप देखिए तर्क करने की क्षमता, भैया आपको साम्राज्य संभालना है, कभी थोड़ी ना बनना है कि आप कितना अच्छा तर्क तर्क या वितर्क कर रहे हो, तो ये तो वैसे ही गलत है। अनुभव, तो इतना अनुभव बच्चों को कहाँ से इतना अनुभव हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। और विश्लेषण करने की क्षमता, तो एनालिसिस करके क्या प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, नहीं ना भाई, राजा बनना है। राजा राजा बनने के लिए राजा वाली क्वालिटी चाहिए। तो आपका क्या देखा जाएगा कि आप ना परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष, ठीक है, यानी कि आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में किस तरह की चीजें जो है सोच सकते हैं, तो वही चीज होती है। ऑप्शन तीसरा जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, ये आपको बताना है कि क्या होगी, ठीक है। ये आ रेस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासीज वुड बी टू, क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, दूसरा उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, तीसरा जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, और चौथा है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो भाई ये देखिए, ये सारी जो चीज़ें यहाँ दी गई है ना, ये कहीं न कहीं मतलब उनके प्रति आपका जो नज़रिया है वो मतलब थोड़ा निम्न टाइप का कर देगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे! कैसे ये लोग होते हैं, इनकी वेशभूषा देखो, कैसी-कैसी वेशभूषा है, हम लोगों से कितनी अलग है। देखिए, होता क्या है ना कि अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैं कि इस जो फला जाति है या फला जनजाति है, ये ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप उनकी वेशभूषा, वो भी कलरफुल एकदम, उसको देख कर के ना उनके प्रति जो आपका नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो अपने आप ही निम्न हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही उनके गाने और नृत्यों को पर्दे पे दिखाना, तो इससे भी आप कुछ ख़ास मतलब कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और ये सब तो वैसे भी नहीं, वैसे भी जो भूत है वो वर्तमान से बेकार ही सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप आदिवासियों की बात करें या अन्य किसी चीज़ की बात करें।
तो वहीं अगर हम देखें कि सर्वोत्तम और सम्मानजनक जो नीति होगी वो क्या होगी कि भैया आप उन्हें ना एकदम संपन्न और शक्तिशाली दिखाओ। जब हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में ऐसी बहुत सी मतलब कि घटनाएं घटी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देख करके ग्लानि महसूस होगी, शोक होगा, बहुत बुरा लगेगा कि अरे इतिहास हमारा ऐसा भी रहा। जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, ये हम लोगों के टाइम मतलब हम लोगों के इतिहास की सबसे अपमानजनक चीज़ थी, बहुत ही घटिया मतलब एकदम कुरीति थी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या दिखाया जाता है, एकदम संपन्न और गौरवशाली इतिहास दिखाया जाता है। महारानी मतलब झांसी की रानी के बारे में बताया जाएगा, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाएगा, और भी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी उसको दिखाया जाएगा। तो वैसे ही अगर आप आदिवासियों के प्रति सम्मानजनक कोई बात बताना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको सम्मानजनक जो है भावनाएँ हैं आदिवासियों के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि आदिवासियों को संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करिए, ठीक है? ना कि उनके कल्चर को जो है इधर-उधर करके दिखाइए, ये सब मत करिए, ठीक? चलें। क्वेश्चन नंबर 77 आप देखिए, कह रहे हैं कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? कह रहे हैं मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरा, समय-समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए और चौथा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुँचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो अगर देखिए केवल वैसे अगर कहीं भी केवल लगा हो तो सीटेट में वैसे भी ज़्यादातर संभावना होती है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, मतलब ऑप्शन रॉन्ग होगा। लेकिन वैसे भी आप देखिए कि अगर आप केवल इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों पे जो है मतलब उनके जो सामाजिक पहलू हैं उस पर ठेस न पहुँचे, तो कहीं न कहीं ये फेयर कॉम चीज़ें नहीं है, ठीक है? फेयर होना चाहिए कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो जब मुकाबला वगैरह हो तो थोड़ा मतलब एकदम फेयर कॉम्पिटिशन हो तो अच्छा लगता है। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? फिर कह रहे हैं कि मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। बचना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? जब भी इस तरह हो कि हमें इससे पूछ मतलब कि दबाकर भाग लेना चाहिए, धूम दबा के भाग लेना चाहिए, बचना चाहिए, तो ऐसे ऑप्शंस को तुरंत कट कर दीजिए। फिर देखिए, समय-समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त करना चाहिए। अरे! संक्षिप्त में चर्चा करने से क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि सही 1 सेकंड, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। पहल मतलब क्या होता है कि शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक चेंज कर दूँ क्या? 1 सेकंड हाँ, ये क्या हो गया? हुँ, और हाँ, अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, तो आप लोग फटाक से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलें, आगे देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों ही बातें एकदम सही हैं, ठीक है? और हाँ, जो भी आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये ऑफ़िशियल आंसर की से हमने लिया हुआ है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि आंसर में कोई इश्यू होगा, नहीं। ऑफ़िशियल आंसर की से मैंने जो मतलब उत्तर हैं वो डाउनलोड करके आपको चेक करके दिए हुए हैं, ठीक है? चलें, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो बताइए किस पर अधिक बल होना चाहिए? क्या एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की रचना पे, दूसरा विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, तीसरा समूहों का विचार पूर्वक चयन करना और चौथा कार्यों की पूर्ति करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कहीं न कहीं कार्य की जो पूर्ति करने वाली चीज़ है ना, वो तो मतलब एज़ अ फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो ये बात तो गलत होगी। डी जहाँ-जहाँ भी है काट दीजिए, अगर डी आपने काट दिया तो उत्तर आप देखिए फ़ौरन मिल गया आपको ऑप्शन ए वाला, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है लेकिन चौथा रॉन्ग है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या कह रहे हैं आपसे कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? आपको सही बताना है। पहला कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दूसरा विद्यार्थियों या विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूँढ लेंगे। अब बताइए क्या ये चीज़ें सही है? अगर विद्यार्थी बड़े होंगे, अपने आप जानकारी ढूँढेंगे तो आप किस लिए हो फिर? तो मैं बी वाला तो पहले ही क्रॉस लगा दो। बी जहाँ है उसको निपटाओ पहले तो। ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन जो 3 वाला है वो तो निपट गया, ठीक है? फिर देखिए, समझने की अपेक्षा मतलब विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। जानकारी देखो समझने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए वैसे तो। फिर कह रहे हैं दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। डी तो एकदम सही है, डी तो होना ही चाहिए। तो देखिए पहला वाला विकल्प भी हमारा निपट जाएगा क्योंकि बी होना तय है। तो बचा क्या? और डी मतलब कि डी होना एकदम तय है, ठीक? तो डी वाला मतलब होना तय है तो इन दोनों में आपको बताना है।
कह रहे हैं समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। तीसरा तो मैंने बता दिया कि भैया समझने पे ज़्यादा बल देना चाहिए, जानकारी प्राप्त करके क्या ही करेंगे। तो ए और डी इसका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी वाला, यानी ऑप्शन 2 जो है ना, वो एकदम सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैंने व्याख्या भी आपको दे रखी है। तो देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? ठीक है, नहीं आपसे पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। कहाँ से है? हिस्ट्री से। हमने क्लास 6 to 8 की कंप्लीट हिस्ट्री सीटेट को नज़र में रखते हुए ऑलरेडी कंप्लीट करा के रखी हुई है एनसीईआरटी से, ठीक है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हमने इवन क्लास 6 और 7 का कंपाइलेशन भी दे दिया है, बहुत जल्दी हम क्लास 8 का भी कंपाइलेशन दे देंगे, तो आप उसको देखिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। हम क्लास 6 और 7 दोनों का ही जो वीडियो का लिंक है ना, वो अपने इसी चैनल पे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कमेंट में भी पिन कर देंगे। आप चाहिए मतलब आपका मन करेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले उत्तर जान लीजिए। उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर आलम, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैंने देखिए पीडीएफ के नीचे ही इसका उत्तर भी लगा के दे दिया है, तो बस 1 सेकंड में हम लोग उस उत्तर पे पहुंच रहे हैं। ये क्या हो गया? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ये मैं सोचूं काहे नहीं दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 वाला, सिम सिम खुल जा, खुल गया। देखिए, 81 का उत्तर हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, मुजफ्फर आलम। अब आप देखिए, ये जो मुजफ्फर आलम है, ये कौन थे? तो ये एक आधुनिक इतिहासकार है, ठीक है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वरना फिर आप समझ कैसे पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए, प्राथमिक स्रोत जो है ना, वे दस्तावेज होते हैं जो कि सीधे तौर पर अध्ययन की जा रही घटना या अवधि से रिलेटेड हो, यानी कि जिस टाइम पीरियड को आप पढ़ रहे हैं वहां से वो रिलेटेड, ठीक है। फिर देखिए, इसमें क्या चीजें शामिल हैं, जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसी की डायरी है, कोई सरकारी दस्तावेज है, या फिर उस टाइम पे जो लोग थे उनके द्वारा लिखी गई कोई किताब हो। एज एग्जांपल आप देखिए, जैसे अबुल फजल, इनके द्वारा अकबरनामा लिखी गई, और जब अकबर जो है जिस टाइम पीरियड की बात चल रही थी उससे ये रिलेटेड थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। फिर देखिए, राम सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया अमर जीवन, जो कि एक पहली मतलब पूर्ण आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। फिर आप देखिए आगे कि जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने लिखा तारीख फिरोज शाही, और ये बर्नी जो है फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह के टाइम पे ही मतलब थे, तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या है, ये प्राथमिक स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि उस समय काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है जिस समय काल को इन्होंने खुद से देखा था, ठीक है। आगे देखिए, वही देखिए, इसलिए उनके लेखन को क्या माना जाता है? प्राइमरी सोर्स माना जाता है। वही कुछ ऐसे इतिहासकार होते हैं जो उस समय पीरियड में जो लोगों ने जो घटनाओं को लिखा है उसको पढ़ करके समझ करके अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी सपोज दैट जो रामचरितमानस है, ठीक है, वो प्राथमिक स्रोत है। हालाँकि उसको भी प्राथमिक स्रोत नहीं कहेंगे क्योंकि जो मतलब रामायण है ना, वो प्राथमिक स्रोत है। रामचरितमानस द्वितीयक स्रोत माना जाएगा, क्योंकि रामायण का ही जो है उसमें जो घटनाएँ हैं उसको अपनी लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में करके मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है। अब अगर मैं, हालाँकि मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, कल कल को भगवान राम की इतनी कृपा हो कि मुझ में इतना विवेक आए कि मैं रामायण को फिर से जो है मतलब उससे चीज़ों को लेकर के कलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखूँ, उससे संबंधित टीका लिखूँ समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक स्रोत हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो आगे देखिए कि इतिहासकार जैसे मुजफ्फर आलम जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इन लोगों ने अपने शोध में इन प्राथमिक स्रोतों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण और व्याख्या किया है, जिससे उनके काम को हम लोग क्या मानते हैं? सेकेंडरी सोर्स, यानी कि द्वितीयक सोर्स माना जाता है, ठीक है। चलें आगे देखेंगे 82 वाला क्वेश्चन। ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना स्टार्ट करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? आपको रॉन्ग बताना है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं केव पेंटिंग्स यानी कि गुफा चित्रकारी, दूसरा है मिनिएचर पेंटिंग्स यानी कि लघु चित्रकारी, तीसरा है इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, और चौथा है हस्तलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो लघु चित्रकारी हो जाएगी, यानी मिनिएचर पेंटिंग हो जाएगा। और इसके पीछे का रीजन जानते हैं? ये जो लघु चित्रकारी है ना, ये एंशिएंट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो मिडिवल एरा में स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है? मिडिवल काल में स्टार्ट हुआ है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। हमने इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने इसी पीडीएफ के नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से
कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? बताइए। क्या व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा समता के मुद्दे। ऑप्शंस आपके पास केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो में से कोई नहीं, और चौथा है एक और दो, दोनों। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो देखिए कि सामाजिक विज्ञान की जो अध्यापिका है वो विज्ञापन के बारे में चर्चा करते समय व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता दोनों के ही मुद्दे पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकती हैं। अब देखिए, जो विज्ञापन होते हैं ये अक्सर लोगों की भावनाओं को लक्षित करते हैं, और सामाजिक विज्ञान में इन तरीकों के साथ साथ विज्ञापनों में दर्शाई गई या अनदेखी की गई समता के मुद्दे का विश्लेषण करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन से नंबर का क्वेश्चन है। 84 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, क्या कह रहे हैं आपसे कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? बताइए कौन सी कुशलता का आप मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ पे। 84 का नंबर का आप सही से बताइए। क्या आप वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? क्या डिवाइड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को? नहीं ना। दूसरा, क्या सामान्यीकरण कर रहे हैं? नहीं। परिणाम निकाल रहे हैं? नहीं। परिकल्पना कर रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं? हाइपोथेसिस जो है वो कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये जो ऑप्शंस हैं आखिर इनका मतलब क्या होता है, और हाइपोथेसिस जो है इसका क्या मतलब होता है। उत्तर तो जाने रहिए भैया, परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ कारणों पर चर्चा कीजिए। ये एक परिकल्पना करने वाला जो है चीजें हैं। देखिए, कह रहे हैं कि प्रश्न विद्यार्थियों से भू उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के लिए कुछ कारणों पर चर्चा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या है? तो ये एक ओपन एंडेड प्रश्न है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ओपन एंडेड प्रश्न होता है इसको क्या कहते हैं, मतलब खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप हाँ या ना में उत्तर दो। तो ये क्या है, मतलब एक विस्तृत टाइप का उत्तर है कि आप मतलब बच्चे कुछ भी उनके मन में जो चीजें आएगी वो अपना बताएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि ये विद्यार्थियों को मौजूदा ज्ञान से परे सोचने और संभावित नए या कम स्पष्ट कारणों के प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार की सोच जिसमें संभावित स्पष्टीकरण या भविष्य के परिदृश्यों का सुझाव देना शामिल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परिकल्पना। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा जो हमारे पास ऑप्शंस रहे हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये वैसे भी उत्तर नहीं होगा। और जनरलाइजेशन, इसमें विशिष्ट उदाहरणों से व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, परिणाम निकालना यानी ड्राइंग कंक्लूजन्स, तो इसमें साक्ष्य के आधार पर कुछ निर्णय वगैरह लिए जाते हैं, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा उत्तर था वो क्या था? परिकल्पना करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब केवल 5 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो बताइए क्या होगी? क्या विषय वस्तु की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना? तो क्या फिल्म दिखाना ये एक सर्वोत्तम मतलब विकल्प माना जाता है? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, तो हाँ एकदम सही बात है, बच्चे करके सीखते हैं। और जो मतलब जैसे कोई एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी चीज़ है ना, तो बच्चे जब उसको सामने से देखेंगे, फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ठीक होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। ठीक है, उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन व्याख्या में भी मिल जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? बताइए, क्या कोई भूमिका नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, क्या ऐसी बात है? नहीं भाई। तीसरा, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, ऐसी बात नहीं है ये सामाजिक विज्ञान नीरस विषय नहीं है, मजा आता है, बस समझ आना चाहिए। तो हो क्या जाएगा? ऑप्शन 4 होना चाहिए फिर इसका। तो ठीक है, 86 का, कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो आप देखिए, जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें ना बहुत सारे कार्टून्स दिए हुए हैं, तो वही चीज़ें पूछ रहे थे। आगे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से लिया गया। कह रहे हैं कि रंग भेद की प्रथा पर ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि ये प्रथा जातियों के मध्य भेदभाव करती है, परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। अच्छा, आपको लगता है कि भेदभाव हो और उसमें वोटिंग वगैरह के राइट्स हो? नहीं हो ना, तो सरासर गलत है। दूसरा, कि ये प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो मतलब अपने आप में विरोधाभास नहीं समझ आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा।
तो देख लीजिए व्याख्या, ए और बी दोनों ही गलत है। पहले तो यही जानिए आखिर ये रंग भेद की प्रथा जो है ये बहुत ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित थी, तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ये जो प्रथा है वो प्रचलित थी। नस्ल या रंग के आधार पर बहुत ही गंभीर रूप से भेदभाव इसमें किया जाता था। आगे देखिए, लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता था और उन्हें मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, विशेषकर जो काले लोग थे यानी अश्वेत थे उनको, ठीक है। तो पहला तो वैसे ही गलत है। दूसरा कि ये प्रथा विभिन्न नस्लों के लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोकती थी, उन्हें असमान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रदान करती थी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि सबको इक्वल ही जो है सुविधाएं प्रदान की जाएगी, नहीं। अश्वेतों के लिए तो सबसे रद्दी यानी निम्न स्तर की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती थी, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ना ये पॉलिटी से है, मैंने पॉलिटी कराया हुआ है, मैं पहले ही बता रही हूँ। अभी उसका हाल ही में कंपाइलेशन दिया हुआ है क्लास 6 वाला, जरूर देखिए। क्लास 6 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो बताइए गांव में कौन कौन से अधिकारी हैं जो चुन के आते हैं। अधिकारी इट मीन्स जैसे गांव के प्रधान चुन के आते हैं, और कौन है जो चुन के आता है। तो पहला देखिए सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव और ग्राम सभा सदस्य। ये क्वेश्चन सचिव वाला ना और भी कई तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो सचिव है, पहली बात तो इनको डायरेक्ट सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। सी जहाँ है उसको निपटाओ, सी निपट गया, उत्तर मिल गया आपको। ए वाला टिक गलत जगह लग गया है क्या, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो सचिव जो है और ग्राम सभा के सदस्य, तो ये ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं तो वो हम सभी जानते हैं निर्वाचक नामावली में जिनका जिनका नाम होगा वो सब ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो ये चुन के आने वाले अधिकारी तो वैसे भी नहीं है। तो सरपंच यानी जिनको हम लोग गांव के प्रधान कहते हैं, वो जिसका चुनाव भी जल्दी ही आने वाला है, जोरों से लोग अब तैयारी में जुट गए हैं। और वार्ड के सदस्य, तो ये दो लोग ऐसे हैं जो कि चुन कर आते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल के उत्तरदायित्व तो कौन से हैं। तो बताइए पटवारी कौन कौन बनना चाहता है, बनना तो सभी चाहते हैं, बस बन नहीं पा रहे। आगे देखिए क्या है विकल्प। कह रहे हैं सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव करने का काम है इसका। दूसरा भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। तीसरा शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। और चौथा क्या है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को लेखपाल कहा जाता है ना, पटवारी को ही। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और इसी के साथ 2019 के सारे क्वेश्चंस मैंने एसएसटी के सॉल्व करवा दिए आपसे, मतलब आपको। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो ये जान रहे हैं किसकी बात हो रही है, जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उनकी बातें यहाँ पे हो रही है। देखिए हमारे यहाँ ना जो सरकार है वो टोटल 3 लेवल पे काम करती है। कौन कौन से लेवल है, तो सबसे ऊपर जो है ये आपको केंद्र सरकार देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वो राज्य सरकार है, ठीक है। और तीसरा जो स्तर है ये है कौन सा प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन। इन स्थानीय प्रशासन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो ग्रामीण, ठीक है, और दूसरा शहरी, ठीक है, दूसरा शहरी। शहरी वाले का थोड़ा नगर निगम, नगर पालिका इस तरह से करके डिवाइडेशन है, लेकिन गांव वाले में आपको 3 लेवल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यानी कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिला पंचायत अध्यक्ष, दूसरे पे आते हैं ब्लॉक प्रमुख, तीसरे पे आ जाते हैं गांव के प्रधान जी, ठीक है। तो वही चीज है, वही पूछ रहे हैं। शहरी वाले में आपसे पूछ रहे हैं कि किसके संदर्भ में कौन सा सही है। कह रहे हैं कि नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। अच्छा, फिर कह रहे हैं वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उससे रिपोर्ट करता है। तीसरा शासन के मामले के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। और चौथा वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तीसरा एकदम सही है, ठीक है, कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। ये इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये देख लीजिए मैंने आपको इसका जो है दे दिया हुआ है व्याख्या। तो देख लीजिए यहाँ पे कि स्थानीय शहरी प्रशासन में शासन के मामलों का जो प्रभावी ढंग से हल करने और विभिन्न कार्यों जैसे स्वच्छता हो गया, जल आपूर्ति हो गया, इन सब का प्रबंधन करने के लिए वार्ड पार्षदों की विभिन्न समितियां बनाई जाती है, जिसमें आपको स्थायी समिति, वित्त समिति ये सब मिल जाएगी, ठीक है। नगर निगम का आयुक्त नियुक्त होता है, ठीक है, नगर निगम का आयुक्त नियुक्त होता है, चुना नहीं जाता, ये भी याद रखिएगा। और वह इन समितियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिल करके काम करता है। सरपंच जो है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मुखिया होती है, मतलब सॉरी होता है। तो देखिए गांव में जो है कौन चुने जाते हैं,
प्रधान चुने जाते हैं। और ये जो शहरी वाला है इसमें देखिए मेयर चुने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सरपंच, मुखिया ये सब है, ये सब गाँव के प्रधान के लिए शब्द यूज़ होते हैं। तो बस इतना ही था, 90 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करा दिए टोटल। तो ये रहा आज का अपना वीडियो। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। पसंद आया है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। डेली क्लासेस 11 बजे होती हैं, क्लासेस के साथ जुड़ना मत भूलिए। और अगर आपका मन करता है तो आप क्लासेस को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।